सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ है टिहरी से सांसद विजय बहुगुणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद आपका। आप संयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पुत्र हैं। जी, ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र हैं। कहा जाता है पुत्र के पांव पालने में ही दिखते हैं। आप उनकी योग्यता का सम्मान करते हुए आप अपने पढ़ाई लिखाई पे भी विशेष ध्यान दिया और आप बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रहे। आपसे पहला सवाल राजनीति पे। बीजेपी अपने पत्ते खोल चुकी है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। 1 साल से कम का समय बच गया है। मुख्यमंत्री पद का नाम कांग्रेस क्यों नहीं घोषित करती है? कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस ने हमेशा एक संगठन के रूप में चुनाव लड़ा है और उसके बाद सदैव जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं वो मिलते हैं और वो अपनी मर्ज़ी केंद्रीय नेतृत्व को बताते हैं और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो है वो क्षेत्रीय विधायकों की या सांसदों की राय से फिर निर्णय लेती है। यही परंपरा कांग्रेस की रही है और स्वस्थ प्रणाली है और मेरे ख्याल से उनका तो मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे सत्ता आएगी और सोनिया जी और केंद्रीय नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व देंगे उत्तराखंड को। नारायण दत्त तिवारी जी का अध्याय खत्म हो चुका उत्तराखंड में। वो एक वरिष्ठ नेता थे। कहा जाता है उनके पास एक अच्छा विजन था। आप भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके, उत्तराखंड योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आपको विकास की तमाम जानकारियाँ हैं, एक से एक नेता हैं। लेकिन उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के बाद कौन? देखिए, तिवारी जी, उसके पहले स्वर्गीय पिताजी, उनकी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक सोच थी और जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो पहली बार पृथक राज्य की नींव पड़ी, जबकि उन्होंने एक अलग से बजट बनाया था पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और एक पर्वतीय विकास परिषद बनाया था। ये पहला प्रदेश था जहाँ 2 बजट आते थे, एक मैदानी क्षेत्रों के लिए, एक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो एक सोच होती है, एक विज़न होता है। जैसा आपने कहा, व्यक्ति आते हैं और जाते हैं। कांग्रेस की ने जो नींव डाली है उत्तराखंड के विकास की, इस क्षेत्र के विकास की, पहले स्वर्गीय बहुगुणा जी द्वारा, फिर नारायण दत्त तिवारी द्वारा, तो जो भी सरकार आएगी उसका काम आसान है, उसको उसी विजन को आगे ले जाना है। आपने जन लोकपाल बिल का समर्थन किया, क्या कारण था? अन्ना हजारे में क्या ऐसा व्यक्तित्व दिखा आपको कि आप उनकी तरफ आकर्षित? देखिए, अन्ना हजारे जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, इसलिए जो उन्होंने मुद्दे उठाए उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गंभीर सोच होनी चाहिए। और मैं पहला कांग्रेस का सांसद था जिसने कहा कि जो अन्ना हजारे मुहिम चला रहे हैं उसका समर्थन करते हैं और जन लोकपाल बिल आना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान की 4 दीवारी के अंदर ही वो बिल आ सकता है। भारत के संविधान को लांघ के कोई बिल नहीं आ सकता। और बहुत स्टेट्समैनशिप दिखाई प्राइम मिनिस्टर ने कि स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बावजूद भी उस पर चर्चा हुई लोकसभा में और सर्वसम्मति सब दलों ने इस बात को स्वीकार किया कि एक सशक्त लोकपाल लाना चाहिए। और ये भी सब ने अपनी राय व्यक्त की कि इसमें न्यायपालिका को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को आप रख नहीं सकते किसी भी जांच एजेंसी के नीचे। ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में कहा, फुल कोर्ट ने, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल सिद्धांतों का जो संविधान के उसका संशोधन नहीं कर सकते। अब लोकपाल आएगा, ब्यूरोक्रेसी उसके नीचे अधिकारी आएंगे, राज्यों के लोक आयुक्त का कैसे नियुक्ति होगी, क्योंकि इस राज्य का सब्जेक्ट है। लेकिन यदि 2 राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पास कर दें तो लोकसभा राज्य के लिए भी कानून बना सकती है और संसद जो भी कानून बनाएगी एक मॉडल बना सकती है जो राज्य उसको स्वीकार करें। इन्होंने एक माहौल बनाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक जन जागृति अभियान जिसे कहिए। और जिस तरह से नवयुवक आगे आए टोपी लगा के, ये भारत की राजनीति के लिए, भारत की लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ अध्याय माना जाना चाहिए। आपकी इस पहल की सभी लोगों ने सराहना की। आपके बाद कई और कांग्रेस के सांसद भी आए, नेता भी आए, जिन्होंने इस पहल को स्वीकार किया। आपने जन लोकपाल बिल का समर्थन किया, लेकिन बाबा रामदेव से दूरी बनाए रखी, कारण क्या रहा? बाबा रामदेव का राजनीतिक एजेंडा है, वो पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अन्ना हजारे के पास जो टीम है वो कानून विशेषज्ञ हैं,
वो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, लोगों का दर्द समझते हैं। बाबा रामदेव जी का जीवन सारा केवल समाज के एक तबके के साथ और इस समाज के एक जीवन स्वास्थ्य के साथ संबंधित रहा है, और एकाएक यश पाने के बाद उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा रामदेव जो है वो जो उन्होंने मुहिम उठाई, जो उन्होंने बात की, वो मुहिम स्वीकार है सरकार को, तो सरकार ने स्वीकार कर लिया था। बाबा जी ने लिख के दे दिया कि काला धन आना चाहिए, उसके लिए लेजिस्लेशन होना चाहिए, दूसरे देशों के साथ ट्रीटी होनी चाहिए। लेकिन जब आपका राजनीतिक एजेंडा हो गया तो निश्चित तौर पे फिर सरकार से आपको सामना करना पड़ेगा। हर राजनीतिक दल एक दूसरे का सामना करता है, और वादा करके, लिखित वादा करके तोड़ना, परमिशन कुछ के लिए मांगना, कुछ काम करना। और जब आप सत्याग्रह करते हैं तो पुलिस से भागते थे ना, अन्ना तो नहीं भागे। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने की तो गिरफ्तार हो जाते। गांधी गिरफ्तार हुए, नेहरू गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, और कूद करके सलवार कुर्ते में भागना, ये रामदेव जी ने जो है अपनी सारी छवि धूमिल कर ली। सरकार की छवि धूमिल नहीं हुई, आंसू गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज हुआ, अन्ना हजारे की कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ। अब आंसू गैस की गोली छोड़े जाएंगे, आगजनी की जाएगी, तो आम आदमी पास क्या चारा? कोई राजनीतिक नेता नहीं है जिसने 144 नहीं तोड़ा, या पुलिस के आंसू गैस या डंडे नहीं खाए हो। रोज़ प्रदर्शन होते हैं। मेरी बहन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, मैं भी 27 तारीख को हम लोग घेराव करने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा का, तो तैयार रहेंगे पुलिस के साथ। पुलिस रोकेगी, आप बढ़ेंगे। ये तो पॉलिटिक्स का इंटीग्रल सिस्टम है, ये कोई नई चीज़ नहीं होती। और कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस दौर से आगे नहीं आया है। बाबा घबरा गए क्योंकि उनके समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मतलब सरकार का कदम सही था कि लाठी चला दी? पुलिस लाठीचार्ज करने नहीं गई थी। पुलिस के अधिकारी उनको आदेश देने गए थे कि आप अपना बंद कीजिए और आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आप गिरफ्तार होते, जेल में जाते, कोर्ट में जाते। इस तरह से हर आदमी, राहुल गांधी के पास गई थी फोर्स भट्टल परसौल में कि हम आपको नहीं रहने देंगे, आपको गिरफ्तार करते हैं। और वो कहते लड़ जाओ, मर जाओ, तो क्या होता? सोचना चाहिए नेता को हमेशा कि उसके कार्य का क्या असर पड़ेगा जो लोग वहाँ एकत्रित हैं। अगर आप कानून प्रेमी हैं, अगर आपको मर्यादा का सम्मान है, तो जैसे अधिकारी आपके पास और वारंट लेके गए, अरेस्ट लेके गए, आपको तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए था और कहना चाहिए था, साथियों कानून मुझे पकड़ रहा है, मैं कोर्ट जाऊंगा, आप लोग शांतपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चलाते रहिए। नेतृत्व की क्षमता उनके पास है। एक कलाकार है वो जो बुरी तरह से विफल हो गए अपनी इस रामलीला की घटना में। कांग्रेस के आप ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनकी एक वैचारिक सोच है, लेकिन ये वैचारिक सोच कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखती है। वैचारिक शुद्धता जिसकी बात करते हैं या आइडियोलॉजिकल प्योरिटी की बात, होता क्या है, कांग्रेस के कुछ नेता एक बात कहते हैं, दूसरे नेता उसका विरोध करते हैं, तीसरा आला कमान होता है, वो व्यक्ति दूर से देखता है कि कहाँ लाभ लेने वाली स्थिति है, वहाँ से वो एक गुट का समर्थन करता है। एक घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस बात की जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, जन लोकपाल बिल का आपने समर्थन किया, कुछ लोगों ने भी किया, कुछ नेताओं ने विरोध किया। रामदेव का भी कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। आला कमान मौका देखती रही। जो चीज़ लगा कि जहाँ आप मामला हाथ से निकल रहा है तो पहले वाली गुट को समर्थन देके समझौता कर लिया। वैचारिक शुद्धता टाइप की चीज़ नहीं दिखती है। क्यों? देखो, परिस्थितियों को डील करने के लिए इसके लिए कोई सोच नहीं होती है, इसीलिए वैचारिक शुद्धता नहीं होती है। और आम आदमी को इस राजनीतिक उठापटक से दूर रखने के लिए ही ऐसा घालमेल किया जाता है कि आम आदमी समझ ही ना पाए और खेल भी अपना बना रहे। आम आदमी को रोटी से मतलब है, नौकरी से मतलब है, बीमारी से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है। और आम आदमी जानता है कि कौन दल जो है देश को बांध सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं। और आज की जो आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से राजस्थान तक कांग्रेस को छोड़ के किसी और राजनीतिक दल का अस्तित्व ही नहीं है। और ये जो मशरूम उग रहे हैं, छोटे छोटे दल, छोटे छोटे लोग, नए नए आंदोलन, ये इनका स्वागत है, लेकिन देश की चलाने की सोच समझ नीति इनके पास नहीं है, केवल कांग्रेस के पास है। ये बदलाव की बयार है, आप मानते हैं? नहीं, होता है। ये तो प्रजातंत्र का, हमारे इस भारत के संविधान की जो स्वतंत्रता दी हुई है, स्पीच की, मूवमेंट की, एसोसिएशन बनाने की, संगठन बनाने की, पर्सनल लिबर्टी की, ये उसका सब परिणाम स्वरूप है, जिसका अच्छी बात है। और कोई भी बात जो उठती है जो जनता से के कल्याण से संबंधित है, सरकार को उसको समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लेकिन लोगों को बरगला करके
अन्ना हजारे बरगला नहीं रहे थे। अन्ना हजारे इन्हें एक मुद्दे उठाए हैं, रामदेव बरगला रहे थे। तो और सवाल होता है कि जब आप कोई आप स्टैंडर्ड ले करते हैं, जब आप कोई मानक तय करते हैं, तो 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेना 147 फर्मों के नाम पे, जाली पासपोर्ट बनवा लेना। अब जब जानकारी गई आपके ऊपर, तो आप कह रहे हैं मेरे ऊपर राजनीतिक जो है, मेरे पर विक्टिमाइजेशन हो रहा है। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। अगर भारत का प्रधानमंत्री कानून से बड़ा नहीं है, ऊपर नहीं है, तो कोई रामदेव भी नहीं है। उनको नोटिस गई, जांच गई, अब कह रहे हैं साहब ये तो द्वेष भावना से किया जा रहा है। देश भावना से कह रहा है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उनको आप मान लीजिए, बस मामला खत्म, आप उसके बाद मेरे खिलाफ कार्रवाई करते रहिए। वो ज्ञान की कमी है, अज्ञान है। पूरा स्विस बैंक में जो पैसा है वो भारत सरकार ला सकती है। वो पैसा स्विट्जरलैंड में उनके देश के कानून के अंतर्गत स्विस बैंक में जमा है। अमेरिका ने दबाव डाल के ऐसे कुछ कानून अपने यहाँ पारित करवाए, मैं उसके ब्यौरे भी दे सकता हूँ आपको, अगर आप कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है। लेकिन अभी तक स्विस बैंक जो है वो क्या कह रहे हैं अमेरिका को, कि जो हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसका हम आपको हिस्सा दे देंगे, लेकिन जब तक आतंक से जुड़ा आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम इन्फॉर्मेशन नहीं लीक करेंगे। आज स्विट्जरलैंड की स्विस की बैंक, सारी स्विस की इकॉनमी, खाली भारत ही की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हर देश का वहाँ पे जो है अनअकाउंटेड मनी है, और उनकी बैंकिंग सिस्टम सारी उस पर चलती है। अगर पैसा आतंक से जुड़ा हुआ है, क्राइम से जुड़ा है, ड्रग्स से जुड़ा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन आतंक से, ड्रग्स से और क्राइम से नहीं जुड़ा हुआ है तो इन्फॉर्मेशन नहीं पास करते वो। और जो है विकीलीक्स के पास उनका कहना था कि डेटा आ गया, वो डेटा रिलीज़ करना चाहिए था विकीलीक्स को कि कहाँ से पास आपके पास आ गया। जो कानून, जो सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं, कई देशों से हो गए जो टैक्स हेवन्स थे। आप कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मैं कल पैसा ले आऊँगा, ये स्टंट है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है कि पैसा कैसे आएगा, उसके लिए कानून बनना ज़रूरी है। ये टैक्स, मैं पढ़ रहा था कि ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है कि हम आपको हॉलीडे दे देंगे, आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, आप पैसे लाइए, टैक्स दे दीजिए, लेवी लगा दीजिए और पैसा देश में लगाइए। तो सरकार गंभीर है, और ये आज से नहीं पैसा विदेशों में इकट्ठा हो रहा है भारत का। ये थोड़ा है कि आज 5 साल से इकट्ठा हो रहा है। मेरे ख्याल से जब से आज़ादी हुई है उसके पहले से भी इकट्ठा हो रहा होगा। ये हमारे जो बिजनेसमैन है, जो हमारे, मैं क्या बताऊँ क्या है, लेकिन रोग है। इस रोग को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट देख रही है, लोकसभा देख रही है, और निश्चित तौर पे कानून बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेंगे। पैसा आना चाहिए, लेकिन मैं तब वापस करूंगा जब वापस पैसा आ जाएगा। तो ये तो कोई जादू की छड़ी नहीं है ना। आप इशू उठाइए और फिर उसका सरकार के कदमों का सम्मान करिए। मनमोहन सिंह जैसा इंटीग्रिटी का प्राइम मिनिस्टर, सौभाग्य हमारा। उसके जैसा इकोनॉमिक विजर्ड, सौभाग्य हमारा। जब विश्व में आर्थिक मंदी थी, विश्व के देश के नेता, मैं यूएनओ में गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, अभी 2 साल पहले एड्रेस करने यूएनओ को जी। वहाँ जितने देश के, उसी वक्त वाशिंगटन में G8 की मीटिंग हो रही थी। इतनी खुश हुआ, मेरा गर्व से सर उठा जब मैंने अखबार पढ़ा कि ओबामा का उसमें स्टेटमेंट था कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो डॉक्टर साहब से राय करते हैं। तो विश्व के नेता तो मंदी में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्या में हमारे प्रधानमंत्री से राय कर रहे हैं, और रामदेव जैसे लोग उंगली उठा रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जो है काम नहीं कर रहे हैं, करप्ट है। मुश्किल आती है, विश्व के देश मनमोहन सिंह जी से पूछते हैं, लेकिन देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मनमोहन जी किससे पूछते हैं, ये आपसे पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।